2 3। इस युग का जो शिक्षा संबंधी चिंतन है उसमें जो 3-4 दार्शनिक हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। विवेकानंद, गांधी, B.R. अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद और भी कई लोगों के नाम लिए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल क्योंकि हमें संक्षेप में अपनी बात करनी है, बहुत लंबा वीडियो ना हो जाए, तो इन तीनों चारों पर ही हम बात करेंगे जी। विवेकानंद का जैसे कि कहना है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है। विवेकानंद वैल्यूज की बात करते हैं, मॉरल कैरेक्टर की बात करते हैं, गांधी भी उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। विवेकानंद ने एक जगह लिखा कि अगर मुझे दोबारा से अपनी एजुकेशन पूरी करनी हो तो मैं क्या करूंगा, मैं तथ्यों की स्टडी नहीं करूंगा, आई वुड नॉट कलेक्ट फैक्ट्स एट ऑल, जी। वो कह रहे हैं। उसके जगह पे वो क्या कह रहे हैं, पढ़ने की मैं क्या कोशिश करूंगा, दर्शन पढ़ूंगा, समाज के बारे में पढ़ूंगा और उन सारी चीजों, स्पिरिचुअलिटी और अपनी पावर्स हैं, इंटरनल जो हमारे क्वालिटीज हैं, उन सब के बारे में पढ़ने के बाद ताकि मैं तथ्यों को दोबारा से इकट्ठा कर सकूं, यानी कि तथ्यों पे मैं फिर से सोच सकूं। यानी कि विवेकानंद वैल्यूज और ह्यूमन एथिक्स और फैक्ट्स, इनके बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक वैसी बात जैसे गांधी कह रहे हैं कि एजुकेशन का पर्पस क्या है। गांधी एक स्कूल चलाते थे टॉलस्टॉय फार्म में, बहुत कम लोग जानते हैं, उसके बारे में उन्होंने लिखा है बहुत विस्तार से। जी। सब लोगों को पढ़ना चाहिए। हमारे दर्शक जो हैं, जो हमारे परिवार का हिस्सा है, मैं उनसे कहूंगा कि आप लोग जरूर पढ़ें उस बारे में। तो गांधी क्या कह रहे हैं कि एजुकेशन का जो पर्पस है वो क्या है कि मनुष्य के अंदर छिपे हुए ईश्वर को बाहर निकालना। तो अब जो ईश्वर है वो निष्पक्ष भी है, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी है, लेकिन वो एक गुड मॉरल कैरेक्टर वाला भी है। तो इन दोनों चीजों को बड़ी खूबसूरती से उन्होंने कहा। ठीक वैसे ही मौलाना अबुल कलाम आजाद कह रहे हैं या B.R. अम्बेडकर कह रहे हैं, क्योंकि अम्बेडकर के लिए समाज की सबसे बड़ी समस्या जो थी वो जातीय असमानता थी। तो अम्बेडकर को लगता है कि एजुकेशन का पर्पस है सोशल इनइक्वालिटीज को पूरा करना, वो लोगों में ये भाव पैदा करना कि वो सामाजिक समानता के लिए काम कर सके। और जो सोशल इक्वालिटीज हैं, इन सब को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, ताकि एजुकेशन जब हमारे अंदर अवेयरनेस पैदा करेगी तब हम वो काम कर पाएंगे। इसी कॉन्टेक्स्ट में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी बनी आजादी के बाद, तो उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों, राष्ट्र निर्माण और सामाजिक सद्भाव, इन सारी चीजों पर जोर रहा, क्योंकि उस समय का जो भारत है वो अभी अभी विभाजित होके हटा है। तो उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो मूल्य बोध लोगों में हुआ है वो लोगों में बना रहे और लोग राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव के बारे में सोच सके। और क्योंकि हमें एक नए भारत को बनाना है तो एक गुड मॉरल कैरेक्टर की जरूरत है, तो वो एजुकेशन से पैदा हो। इसलिए अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि तथ्यों और वैल्यूज के बीच में कोई अंतर विरोध नहीं दिखाई पड़ रहा है हमें पूरे एजुकेशन सिस्टम में। मतलब जितना भी हमने 1000-1500 साल का डिस्कस किया भारतीय चिंतन को। सर, जैसे आपने कहा कि एजुकेशन का जो पर्पस है वो गुड मोरल वैल्यूज को बनाना है, बट फिर आज के समय पर जब हम 2025 में मैं अपने सराउंडिंग में देखता हूं, बच्चों को यूनिवर्सिटीज में आते हुए देखता हूं, यूनिवर्सिटीज में उन्हें सब्जेक्ट पढ़ते देखता हूं, तो उनके सामने सर एक समस्या है कि इस एजुकेशन से हम क्या प्राप्त करेंगे। आज एक बर्डन फील होता है बच्चों पर। वो बर्डन की वजह से सर ये सवाल जो है वो हर बच्चे के मन में आ रहा है। कभी कभी सर मेरे मन में भी आता है कि मैं इतनी शिक्षा ले चुका हूं, अब मैं इस शिक्षा का क्या करूं, इस शिक्षा का पर्पस मेरे सामने क्या है सर। तो इस पे सर आपका क्या दृष्टिकोण है? मैं हमेशा कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, 2-3 बातें। पहली चीज, भारतीय चिंतन के लिए वैल्यूज और फैक्ट्स में कोई अंतर विरोध नहीं है। हम ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का जो डिफरेंस देख रहे हैं ये पश्चिम के मॉडल से आया है। पहली चीज ये। दूसरा, जब हम आज की शिक्षा की बात कर रहे हैं, सवाल इस बात का है कि हम किस तरीके से शिक्षित किए जा रहे हैं, या फिर सवाल इस बात का है कि हमारा एग्जाम किस तरीके से लिया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में एक सवाल उठा कि
हायर एजुकेशन में मार्किंग किस तरीके से हो रही है, मतलब देयर शुड बी अ मार्किंग स्कीम, ओके। जिससे पता चले कि स्टूडेंट ने अगर 4 पॉइंट लिख दिए तो उसको इतने नंबर मिले। अब सुनने में तो ये बात अच्छी लगती है, लेकिन आप देखें कि इसके कितने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हायर एजुकेशन की क्या यही खूबसूरती नहीं है कि हम पॉइंटर्स में दुनिया को ना देखें? ट्रू। क्योंकि जैसे ही हम कहते हैं इस चीज के 5 पॉइंट्स हैं, तो हमारे दिमाग में ये बात बनती है कि इसके बियॉन्ड कुछ सोचने की जरूरत नहीं, यही 6 पॉइंट्स हैं जो हमें जान लेने हैं। और अगर वो 6 पॉइंट्स हमने लिख दिए तो वो 100% हो गया। अब अगर हम ऐसे ही देखेंगे तो फिर हम इन्वेस्टिगेटर कहां बन रहे हैं, फिर हम लेबर बन रहे हैं जी। और हर युग में, जैसे कि हमारे युग में स्किल क्या होता है, अब हम इस बात पे आ जाए, वो ज्यादा जरूरी है, वहीं से फैक्ट्स की बात होगी। तो क्योंकि हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एजुकेशन की ठीक ठाक चर्चा कर चुके, एक और चीज है कि एम्प्लॉयबल होना और एजुकेटेड होना। ओके। मुझे लगता है इन दोनों चीजों में उतना अंतर विरोध नहीं है जितना आजकल दिखाया जा रहा है, क्योंकि वो चाहता है मार्केट कि हम दिखाएं। कोई भी पूंजीवादी व्यक्ति यूनिवर्सिटी से ये अपेक्षा क्यों करता है कि वो उसकी कंपनी के लिए लेबर फोर्स क्रिएट करेगी? विश्वविद्यालय बना ही नहीं है इस बात के लिए जी। मैं उदाहरण से बताता हूं, सुनने में थोड़ी बात ये हार्श लगती होगी। हमारे युग में जो स्किल्ड लोग थे, जब मेरी जॉब लगी यूनिवर्सिटी में या जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें सबसे स्किल्ड वो इंडिविजुअल था जिसको MS ऑफिस आता है पूरा, वो पावर पॉइंट से प्रेजेंटेशंस बना सकता है, वो थोड़ा बहुत फोटोशॉप में काम करना जानता है, वो काफी स्किल्ड है। क्या आज हम उस व्यक्ति को स्किल्ड कहेंगे? नहीं सर। आज वो व्यक्ति स्किल्ड नहीं है, क्योंकि उसे AI नहीं आता जी, उसे वीडियो एडिटिंग नहीं आती, उसे कोडिंग नहीं आती। तो क्या ये यूनिवर्सिटी की गलती है कि उसने 2005 में उसे कोडिंग क्यों नहीं सिखाई? ये संभव ही नहीं हो सकता है। एजुकेशन का पर्पस ये है कि लोगों के मस्तिष्क को इस चीज के लिए प्रिपेयर करना कि जब भी जिंदगी में जरूरत पड़ेगी अपने स्किल्स को डेवलप करने की तो वो कर लेगा। उसके मस्तिष्क को इस लायक बनाना, इतना सक्षम बनाना। जो कंपनियां ये कह रही हैं कि उनके एम्प्लॉयड जो है वो अनस्किल्ड हो गए क्योंकि वो AI नहीं सीख रहे हैं, उन सबसे सवाल पूछना चाहिए कि वो ट्रेनिंग पर कितना पैसा खर्चा करते हैं अपने एम्प्लॉयज की। सबकी कलई खुल जाएगी। मुझे लगता है कि आप यूनिवर्सिटीज को पैसा दीजिए और कहिए उनके एम्प्लॉयज को वो ट्रेनिंग दे, जो लेटेस्ट स्किल्स है यूनिवर्सिटी बड़े आराम से ट्रेनिंग्स देंगी, उनको क्या दिक्कत है? जबकि वो ऐसा नहीं करना चाहते। वो उसके बदले में करते क्या, यूनिवर्सिटीज को क्रिटिसाइज करते हैं कि एम्प्लॉयबल यूथ नहीं ला रही हैं। जो आज एम्प्लॉयबल है, अगर वो लगातार ट्रेंड होता नहीं रहा, अगर उसने उसका स्किल सेट नहीं इंप्रूव होता रहा, तो 5 साल बाद अनस्किल्ड हो जाएगा। क्योंकि स्किल्ड लोग जो है वो तो टाइम एंड अगेन वो तो ग्रो करते रहेंगे ना। जो आज का सिलेबस है वो आज से 10 साल बाद का नहीं होगा यूनिवर्सिटीज का। सही है। तब के जो यंग माइंड्स होंगे उनको जो स्किल्स मिले हैं वो बिल्कुल कंटेम्प्रेरी स्किल्स होंगे। तो उनसे अगर आप कहोगे कि 10 साल पहले जिसको आपने नौकरी दी थी वो उससे कॉम्पीट करे, तो वो कर ही नहीं सकता है। वो तब कॉम्पीट कर सकता है जब आपकी कंपनी उसे जॉब दे या ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड करे, उस पर खर्चा करे, लगातार ट्रेन करती रहे उसे। तो एजुकेशन जो है, और दूसरी समस्या क्या है इस बात की, हमारा एग्जाम किस तरीके से लिया जा रहा है, खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है, नॉन एकेडमिक एग्जाम्स, उन सबको इस तरीके से ऑब्जेक्टिव बना दिया गया एज इफ कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम इज दी ओनली सॉल्यूशन। यही निष्पक्षता का भाव पैदा करता है, जबकि भारत के जो सबसे बड़े एग्जाम्स हैं जैसे UPSC या ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो रहे हैं। कोई डिमांड भी नहीं कर रहा है कि UPSC के एग्जाम को प्रीलिम्स मेंस सबको MCQ बेस्ड कर दो। लेकिन सर CUET हो गया, नीट हो गया, ये सब ऑब्जेक्टिव है। यही तो दुर्भाग्य की बात है। स्पेशली यूनिवर्सिटीज में जो एंट्रेंस एग्जाम है वो सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स। UGC नेट के बाद एक इंडिविजुअल क्या करेगा अगर वो नेट क्लियर कर लेता है? हायर एजुकेशन में पढ़ाएगा। तो जिसे हायर एजुकेशन में पढ़ाना है, कम से कम 1 घंटे का लेक्चर देना है, उसका एग्जाम आप MCQ बेस्ड एग्जाम करवाते हैं। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी आयरनी है, क्योंकि उसका डिस्क्रिप्टिव स्किल सेट तो टेस्ट ही नहीं हुआ। बिल्कुल। उसकी एनालिटिकल स्किल्स तो टेस्ट ही नहीं हुए।
और वो करने का कोई मैकेनिज्म अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं बचा। इसका कारण क्या है, जो मैं बात कहना चाहता हूं इस कॉन्टेक्स्ट में, शायद आखिरी बात होगी, अगर आपका कोई और सवाल नहीं होगा तो, वो ये कि मार्केट ने क्या किया, कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लेबर फोर्स पैदा हो। स्किल्ड एक लेबर होता है प्राइमरीली, क्योंकि स्किल्स के बाद अगर आप, आज ये अलग बात है कि बहुत सारे लोगों ने लीडरशिप को भी एक स्किल मानना शुरू कर दिया है। विवेकानंद होते या गांधी होते तो कहते नहीं, लीडरशिप कोई स्किल नहीं है, लीडरशिप एक वैल्यू है जो हमारे अंदर होनी चाहिए। ताकि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी किताब नेशनलिज्म में एक लंबा सा पैराग्राफ लिखा है कि हु आर द फिटेस्ट पीपल टू लीड द कंट्री। सब लोगों को पढ़ना चाहिए, और उसमें वो स्किल सेट की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें वो सिंपैथेटिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे वैल्यूज की बात कर रहे हैं जो एक इंडिविजुअल के अंदर होने चाहिए। तो स्किल्स जो है प्राइमरीली वो हमें वो स्किल्स सिखाने की बात की जा रही है जो लेबर फोर्स प्रोड्यूस करते हो। लेकिन जो बड़े जो जिन्होंने सोशल चेंज किया है सोसाइटी में, वो सब कौन लोग हैं, हम एक बार सोचें। उन्होंने समाज को बदल दिया। फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स की जो वैल्यूज है वो अगर नहीं आड़े आती, तो अगर उनको वैल्यूज मिले ही नहीं होते उस तरीके से क्रिटिकल माइंड बनाने के, तो हमारे सामने कितनी चीजें नहीं होती। तो जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है हमारे अंदर होना चाहिए, वो एक क्रिटिकल माइंड बनेगा केवल फैक्चुअल एजुकेशन से नहीं। फैक्ट्स एक जरूरी चीज है, एक अनिवार्य चीज है, लेकिन उस फैक्ट्स का हम करेंगे क्या, ये हमें पता चलेगा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन से, यानी कि क्रिटिकल माइंड से। और वो क्रिटिकल माइंड तब बनेगा जब हम आज तक की सोसाइटीज के बारे में सब कुछ जानते हैं, अपने समाज के बारे में जानते हैं। तभी हम सोच सकते हैं कि यार टैक्सी लेने हमें जो है 2 किलोमीटर जाना क्यों पड़े एक पर्टिकुलर जगह। हम ऐसा ऐप क्यों नहीं बना सकते कि वो घर से टैक्सी प्रोवाइड करे। बिल्कुल, ये क्रिटिकल माइंड है जो ये सोच रहा है कि सोशल चेंज किस तरीके से लाया जा सकता है सोसाइटी में, और ये कैसे बना। ये ऐसे नहीं बन सकता कि आपने केवल जो है एआई सीख लिया और कुछ स्किल्स सीख लिए जिन्हें स्किल माना जा रहा है। क्रिटिकल माइंड भी एक स्किल है, एक वैल्यू है, और ये सबसे बड़ा स्किल है मेरे ख्याल से। और वही सोशल चेंज ला पाता है, वही समाज को परिवर्तित करता है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों चीजों में कोई गैप नहीं है। और वही स्टूडेंट सबसे ज्यादा, मैंने जिंदगी के सबसे शानदार डिबेट्स जो किए वो आईआईटीज में किए, जबकि आईआईटीज को ऐसा माना जाता है कि ये तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है, केवल वो फिलॉसफी पढ़ा रहे हैं, वो केवल साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं। उनके पास पॉलिटिक्स पे डिस्कशन करने वाले, फिलॉसफी पे डिस्कस करने वाले, हिस्टोरियंस और बहुत सारी चीजों पे लेक्चर्स होते हैं उनके यहाँ। तब वो जानते हैं कि जो पूरा सोशल एवोल्यूशन है, नॉट ओनली द बायोलॉजिकल, कंप्लीट सेंस में जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, वो उन्हें पता है। तब उसके बाद वो सोशल एजुकेशन को तब उसके बाद वो पूरे सोशल चेंज को प्रोसेस कर पाते हैं और समाज में कोई परिवर्तन ला पाते हैं। तो मेरे ख्याल से शिक्षा का ये उद्देश्य है और इसमें एक बैलेंस जरूरी है। सर एक आखिरी सवाल है जो मेरा पर्सनल सवाल है। सर कई बच्चे ऐसे हैं जो एमएससी करते हैं सर, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पीएचडी में हैं, बहुत सारे सर कोई कोर्स करते हैं जैसे फार्मेसी वगैरह। कहीं ना कहीं सर एक फैमिली का बर्डन होता है, कहीं ना कहीं एक बच्चे पे सोसाइटी का बर्डन होता है कि आप ये कर रहे हो तो इसके बाद आपकी इस तरीके की जॉब लगनी चाहिए। जैसे सर यूपीएससी की बात करते हैं तो वहां पे अगर कोई पढ़ रहा है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उस पर एक बर्डन क्रिएट होता है कि अब आपको जॉब लगानी चाहिए। तो सर जो आपने एम्प्लॉयबिलिटी वर्सेस एजुकेटेड का एक डिबेट बोला, उसमें मुझे ये समस्या है कि सर क्या एजुकेशन को क्यों नहीं देखना चाहिए एम्प्लॉयबिलिटी की तरह। मतलब एजुकेशन ठीक है, मोरल साइंस प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन सर एम्प्लॉयबिलिटी फिर कैसे जनरेट होगी अगर हम एजुकेशन पे उसका बर्डन ना डालें। तो हम किस पर डालें इस बर्डन को, कैसे हम एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करें, इसमें इसका दृष्टिकोण सर बताइए जरा। एम्प्लॉयबिलिटी एजुकेशन का पर्पस है, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं है, ओके, बट ओनली द एम्प्लॉयबिलिटी कैन नॉट बी द पर्पस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन और बहुत सारे काम करती। एजुकेशन रिड्यूसेस क्राइम,
हम कभी सोचते ही नहीं है कि सोसाइटी में जो मोरल्स है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में जो लोग लॉ पढ़ते हैं, लॉ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉ और एथिक्स के बीच में एक क्लोज कनेक्शन है। सही है। अगर हर इंसान एथिकल है तो बहुत सारे लॉज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रू। अगर हर किसी ने एथिकली मान लिया कि हमें रोड के लेफ्ट साइड में पैदल चलना है या रेड लाइट पे रुकना है, तो फिर इस पे शायद चालान लगाने की जरूरत ही खत्म हो जाए। वो कौन करेगा? वो लॉ करेगा या ये काम एजुकेशन करेगी? ये काम एजुकेशन करेगी, क्योंकि एजुकेशन ही व्यक्ति को अंततः एक नैतिक मनुष्य बनाती है। और जब आप ये सारे काम, एजुकेशन का केवल एक या दो उद्देश्य नहीं हो सकते, और एजुकेशन लाइफ लॉन्ग चलने वाली एक एक्टिविटी है। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर हम ये मान लें कि यूनिवर्सिटी आपको एम्प्लॉयबल बना देगी, तो ये संभव नहीं है। यूनिवर्सिटी आपको इस बात के लिए तैयार कर सकती है कि समय समय पर जिस नए स्किल सेट की जरूरत हो, हम उसे सीखते चले जाएंगे। और ये करने से ही होगा, क्योंकि आज से 25-30 साल बाद की जो जरूरतें होंगी समाज में जो काम करने की, वो अभी नहीं हो सकती। नॉम चॉम्स्की अभी तक एक्टिव हैं, जबकि उनकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन तो लगभग 60-70 साल पहले पूरी हो गई होगी। तो कैसे वो आज तक काम कर पा रहे हैं? या जितने भी ग्रेट साइंटिस्ट्स हैं जो 80 साल की एज में काम कर रहे हैं, 85 साल की एज में काम कर रहे हैं, इनको क्या ये क्या उतना ही काम कर रहे हैं जितना इनको यूनिवर्सिटीज ने सिखाया था? नहीं सर, कहीं आप यूनिवर्सिटीज का बर्डन दूसरे पे तो नहीं डाल रहे ऐसा बोल के कि यूनिवर्सिटी का ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहने की कोशिश कर रहा हूं कि समाज में हजारों तरीके के रोजगार हैं। बिल्कुल। अब अगर हम ये सोचे कि यूनिवर्सिटीज उन सभी रोजगारों के लिए आपको सक्षम बना देंगी, कोई एक पर्टिकुलर डिग्री आप कर लें और ये मान लें कि आप उन सभी रोजगारों के लिए सक्षम हो गए, तो ये शायद आपकी बहुत बड़ी अपेक्षा है यूनिवर्सिटी से, जो कि कभी फुलफिल नहीं हो पाएगी। ओके। आपको करना ये है, क्योंकि साथ साथ में बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं ना। पहले लोग बीए करते हैं, फिर एमए करते हैं, जिसको स्कूल एजुकेशन में जाना है वो बीएड कर लेता है। अब बीए जो लोग पढ़ा रहे हैं उनसे ये अपेक्षा क्यों की जाए कि वो बीएड भी करवाएंगे? जो लोग आईआईटी करने जा रहे हैं, उसके बाद में बहुत सारे लोग मैनेजमेंट में डिग्री करते हैं। आईआईटी से तो नहीं कहा जा रहा है कि आप इन लोगों को ग्रेजुएशन में ही एमबीए क्यों नहीं करवा देते हो, वो लोग बाद में जाके एमबीए करते हैं। कई आईआईटीएंस बाद में यूपीएससी की कोचिंग ले लेते हैं और यूपीएससी में चले जाते हैं। कई जो एमबीबीएस हैं वो यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाते हैं और अपनी मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। तो अब एमबीबीएस जब वो कर रहे थे तो उनको तो किसी ने नहीं पढ़ाया होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सर। लेकिन अब तो वो यूपीएससी करके चले गए वहां। तो हम क्या इस बात पे नहीं सोचें कि आखिर ऐसा क्या था जिसने उनको उनकी डिग्री के दौरान समाज के बारे में सोचने के लिए इतना इंस्पायर किया कि वो एमबीबीएस की डिग्री करने के बाद यूपीएससी करने के लिए इन्फ्लुएंस होके चले गए और सक्सेसफुली एग्जाम भी क्रैक कर पाए। बिल्कुल सर। जबकि उसमें से उन्होंने मैक्सिमम सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े थे जिनका उनका मेंस में एग्जाम हुआ। सही है ना? तो ये जो चीज है, मैं समझता हूं इस कॉन्टेक्स्ट में एजुकेशन कोई सीधी सी रेखा नहीं है जिसमें हम कह दें कि ये एम्प्लॉयबिलिटी है, इतने स्किल सेट्स हैं, आप अचीव कर लोगे तो आप एम्प्लॉयबल हो जाओगे। ये होता है, ये एक सिंपल सी लेबर फोर्स प्रोड्यूस करना है कि उसको आपने एक या दो टास्क देने हैं और मानना है कि वो उतना ही करता रहेगा पूरे जिंदगी। ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, सोशल चेंज लाना है, तो आपको यूनिवर्सिटी से ये अपेक्षा करनी है कि वो एक क्रिटिकल माइंड दे। और क्रिटिकल माइंड तभी पैदा होगा जबकि उस पर्टिकुलर सोसाइटी में जो प्रेवलेंट स्किल सेट्स हैं आप उनको जानते हैं। ओके। आप बिना जाने वो नहीं बन सकते। या फिर फ्यूचर में एक ऐसा माइंड जो क्रिटिकल मतलब स्किल्स जानता रहे, इसके लिए तैयार करना जरूरी है। सर, आखिरी में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि अगर हमारे दर्शकों के लिए अगर आप एक लाइन में या फिर कोई एक पैराग्राफ में ये बता पाएं कि क्या है एजुकेशन का पर्पस और फैक्ट वर्सेस जो एक सब्जेक्टिविटी का एक डाइकोटोमी डिस्कस जो आपने किया है, उसके बारे में सर एक समराइजेशन अगर आप दे पाएं दर्शकों के लिए। मेरे ख्याल से एजुकेशन है
इंसान के जो 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 उसकी ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज हैं उनको एक हाईएस्ट लेवल तक ले जाना, और उसके लिए आपको भी सारे स्किल सेट्स लगेंगे, वो आप सीखेंगे तभी आप समाज को जान पाएंगे। आज जो लोग सोशल मीडिया नहीं जानते वो एक गफलत का शिकार हो सकते हैं कि वो समाज को जानते हैं। ट्रू। इसलिए आप अपने समाज को जानें, और समाज को जानने के लिए तब आप जान पाएंगे उसे जब आप उन सब तरीकों को जाने जिन तरीकों से समाज प्रोग्रेस कर रहा है। उसमें एआई भी आता है, उसमें पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जितने भी डिस्कशंस हो रहे हैं वो भी आते हैं। यहाँ तक कि लबूबू डॉल भी आती है, जिसने इंस्टाग्राम पे तबाही मचा के रखी हुई। जी सर। तो इन सब में से एक को भी नहीं जान के अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप समाज को जानते हैं तो शायद आप वन डायमेंशनल हो गए हैं। और एजुकेशन का मतलब है आपको मल्टी डायमेंशनल बनाए रखना, ताकि वो क्यूरियोसिटी और नर्डिटी आपके साथ जिंदगी भर बनी रहे, और समय समय पर जैसी जरूरतें पैदा हो आप उस हिसाब से काम कर सकें। कोविड से पहले हम सबको ऑनलाइन पढ़ना या पढ़ाना नहीं आता था जी। अचानक कोविड आया, हम सब ने वो सीख लिया, जबकि हमारी यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग नहीं हुई थी ऐसी कोई, किसी को कोई ट्रेनिंग ही नहीं मिली। लेकिन हमारे माइंड को इस बात के लिए तैयार कर दिया गया था कि जब भी कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी, सर्वाइवल जो है वो ह्यूमन का सबसे बड़ा जो है वो क्वालिटी है, और ये बना रहना चाहिए। यहीं से जो है क्यूरियोसिटी पैदा होगी, यहीं से जो है हमारे अंदर मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पैदा होगी, जो हमें एक बेहतर इंसान बनाएगी और बेहतर एम्प्लॉय भी बनाएगी। बहुत सही सर। मैं राहुल जोशी जी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके कोई और सवाल होते हैं हमारे इस डिस्कशन पे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी और भी दर्शकों से मैं ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप भी बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करिए, कमेंट्स करिए, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हो या आप चाहते हो जिस पॉइंट पर डिस्कशन करना हमारे लिए एक जरूरी हो, या हम उस पर डिस्कशन करके आप तक मल्टी डायमेंशनल व्यूज पहुंचा पाएं, तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा स्कोप होगा। तो इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। ऐसे ही आते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।